दोस्तों, आज पेश है धरती की बेटी। ये एक और चित्र है दोस्तों। अचलगढ़ के राज्य के मुख्य द्वार पर विजयगढ़ की सेना ने डेरा डाला हुआ था। सेनापति कल प्रातः होते ही युद्ध का बिगुल बज जाना चाहिए। जी, जो आज्ञा महाराज। दूसरी ओर अचलगढ़ के महल में राजा जनार्दन अपने मंत्रियों की और सेनापति की गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। विजयगढ़ की सेना नगर के बाहर डेरा डाली पड़ी है, इसलिए युद्ध करना जरूरी हो गया है महाराज। महाराज, विजयगढ़ की सेना बहुत शक्तिशाली और सुदृढ़ है। हमारी सेना विजयगढ़ की सेना से मुकाबला कैसे कर पाएगी? सेनापति का कथन सुनकर जयवर्धन की मुट्ठी तन गई। तो क्या हुआ? बिना युद्ध लड़े ही हम दुश्मनों का सम्मुख समर्पण कर दें? यह हमारे लिए डूब मरने की बात है होगी। बहुत देर मंत्रणा के पश्चात वह निश्चय किया, युद्ध हार जीत युद्ध के आगे घुटने टेकने की बजाय दुश्मन से युद्ध लड़ा जाए। ठीक है महाराज, कल हमारी सेना अपने सिर पर कफन बांध कर युद्ध लड़ेगी। और दूसरे दिन विजय नगर आंचलगढ़ की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। सेना का साहस बढ़ाने के लिए उदय राजा जनार्दन भी सेना में युद्ध स्थल पर आया हुआ। शाबाश मेरे बहादुरों, दुश्मन को दांत खट्टे कर दो। और अचलगढ़ की सेना पूरे जोश के साथ विजयगढ़ की सेना से लड़ी। संध्या होते होते विजयगढ़ की सेना उससे चक्के छुड़ा दिए। हो हा, भाई मार डाला। अपनी सेना को हारते देख जनार्दन परेशान हो उठा। सैनिकों के हौसले परास्त हो रहे हैं, इसका मनोबल बढ़ाने के रखने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? काफी अभी वह सोच ही रहा था कि अपने सैनिकों के साथ राजा विजय सिंह ने उसके रथ को चारों ओर से घेर लिया। कल्लो राजा जनार्दन बचकर निकलने न पाए। आदेश पाते ही सैनिकों ने जनार्दन को पर रथ पर झपट पड़े। कुछ ही देर बाद जनार्दन विजय को बंदी बना लिया। हाँ, अचलगढ़ पर अब मेरा अधिकार है। और अपने राजा को बंदी बनकर देख अचलगढ़ की सेना के पांव खुट गए। वही युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ी हुई। जब विजय सिंह को अपने सैनिकों को आदेश दिया, राजा जनार्दन हमारे शिविर में ले चलो। और शिविर में पहुंचकर विजय सिंह अपने सेनापति से कहा, सेनापति, हमें अचलगढ़ के में प्रवेश करना चाहिए, अब कोई बाधा नहीं। ठीक कह रहे हैं राजन महाराज। अपने सैनिकों के साथ विजयगढ़ उसी समय अचलगढ़ नगर में की मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद जैसे हाथी मदमस्त अचलगढ़ के मुख्य द्वार में प्रवेश किया। अरे, यह तीर कौन बरसा रहा है? और सावधान विजय सिंह ने अपना धनुष निकाला और निकाल कर वह आते तीरों को काट डाला। और फिर ध्यान से चारों ओर देखा। उन तीरों की दिशा में आए तीर बरसाने वाले को गुम्मत की ओर पीछे होगा। उसने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया, गुम्मत के पीछे जो कोई भी छिपा है उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। आदेश पाते ही गुम्मत की ओर चल पड़े। और कुछ देर बाद जब गुम्मत के तीर बरसाने वाले के साथ नीचे उतर रहे थे, अरे, सैनिकों किसी सुंदरी को पकड़ कर ला रहे हैं। तो क्या यह सुंदरी तीरों की वर्षा कर रही थी? जब उस सुंदरी ने को विजयगढ़ के सम्मुख लाया गया तो वह क्रोध से पुकार उठी, राजा विजय सिंह, क्या क्या यही तुम्हारी मर्दानगी? एक युक्ति पर आक्रमण का सामना करने के स्थान पर सैनिकों को भेजकर उसे बंदी बनवा लाना था पर? विजय मंत्रमुग्ध सा उस सुंदरी की ओर देखता हुआ बोला, सुंदरी, मैं आपसे नहीं, आपकी सुंदरी से पराजित हो गया हूँ। नतमस्तक हूँ, आपकी पराजय स्वीकार करता हूँ। सुंदरी, अपने बंदी अपने बंदी को दंडित कीजिए। और विजय सिंह हाथी से उतर आया और हाथ जोड़कर सुंदरी के आगे नतमस्तक हो गया। वाह खूब, वाह बहुत खूब। किसी विजेता को बंधनों में जकड़कर स्वयं पराजित होने का अभिनय प्रशंसनीय है। आपके राज्य में इस सुंदर परंपरा को देखकर मुझे अत्यधिक प्रेम प्रसन्नता हो रही है। सुंदरी के व्यंग तिरस्कार से विजय क्रोध उठा और अपने होठों को काटते हुए सैनिकों को आदेश दिया, मूर्ख, छोड़ दो इस सुंदरी को, मुझे निकल नहीं जाएगी। सैनिकों ने तुरंत ही आदेश का पालन किया। सुंदरी मुक्त कर दी गई। विजयगढ़ की विधिवत अब आपने वास्तविक वीरता का प्रदर्शन किया है। अपने शत्रु का आदर सम्मान देना वास्तव में संगति योग्य है। आंचलगढ़ के राजकुमारी विद्यामाता आंचलगढ़ के आपका स्वागत करती है। ओह,
तो आप आंचलगढ़ की राजकुमारी हो। न जाने क्यों सोचकर विजय सिंह ने अपने सेनापति को तत्काल आदेश दिया, सेनापति, हमारे शिविर में बंदी राजा जयवर्धन सिंह को इसी समय हमारे यहाँ लेकर आए। जो आज्ञा महाराज। और कुछ देर बाद ही जयवर्धन विजय सिंह के सामने था। वो राजकुमारी विद्यामर्त यहाँ, मुझे यहाँ बुलाकर विजय सिंह क्या कहना चाहते हैं? तभी विजय सिंह बोला, राजा जयचंद, हम जीत कर भी अपने हार गए हैं। यह कमाल राजकुमारी विद्यामिता ने कर दिखाया। यह आप क्या कह रहे हैं राजन विजय सिंह जी? तो सुनिए राजन, आप की बेटी विद्यामिता की हाथ मांगता हूँ क्या? जयवर्धन विजय का प्रस्ताव सुनकर हैरान रह गया। कुछ देर के बाद वह संभला। राजा वीर सिंह जी, आपका प्रस्ताव स्वीकार है। आंचलगढ़ व विजयगढ़ की मित्रता के प्रतीक के रूप में राजकुमारी विद्यामता का हाथ आपके सौंपने को तैयार हूँ। मुझे आपका उत्तर सुनकर अपार खुशी हुई। राजन जनार्दन सिंह, राजा विजय सिंह, अब हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। आइए हमारे महल चलिए चलिए राजन। और विजय सिंह जनार्दन को विद्यामता के साथ उसके महल की ओर चल पड़ा। और जब राजा में कल युद्ध की रणबेरी की आवाज सुन रही थी, तो वहां विजय सिंह विद्यामता की सेनाइयों की आवाज गूंज उठी थी। कई दिनों तक जगानंदन अतिथि स्वीकार करने के पश्चात जब राजा विजय सिंह की ओर प्रस्थान किया तो दुल्हन विद्यामता के साथ थी। और जब विद्यामता को घटे कई वर्ष बीत गए तो बीच में रानी विद्यामता का एक पुत्र की मां बन चुकी थी। इन बातों को राजा विजय सिंह बहुत कम रानियां विद्यामती के पास रह पाया था। उसका सारा समय दूसरे राजाओं से युद्ध करने में बीता था। महल में अकेली विद्यामता कूदती रहती थी। महाराज, मेरे पुत्र अजय सिंह की बिल्कुल भी चिंता नहीं। यहाँ महल में अकेली घुटती रहती हूँ और महाराज राज्य विस्तार की लालसा सारा समय विजयगढ़ विजयगढ़ से बाहर बिताते हैं। एक दिन इसी बात की खींच कर दासी अनहिया के साथ रथ में बैठी और अचलगढ़ की ओर चल दी। जब वह अचलगढ़ पहुंची, बेटी तुम अकेली कैसे? विजय सिंह कैसे कहाँ है? पिताजी महाराज, वह मेरी चिंता कहाँ है? वह न जाने इस समय किस देश की सेना से युद्ध कर रहे होंगे। जनार्दन पुत्री को लेकर महल में आया, उसकी समस्या सुनी, तत्पश्चात सोच में पड़ गई। बेटी, जहाँ तक मेरा सोचना है कि विजयगढ़ अकेली पड़ गई हो। जी हाँ पिताजी महाराज। बेटी विद्यामता, मैं एक उपाय सोच रहा हूँ जिससे अपने भाई राज सिंह को तुम्हारे साथ विजयगढ़ भेज देता हूँ और राजा विजय सिंह की अनुपस्थिति में वह वहाँ का राजकाज भी देख लिया करेगा और पास रहने पर तुम्हारा दिल भी बहल जाया करेगा। हाँ, यह ठीक रहेगा महाराज पिताजी। और जनार्दन सिंह ने उसी समय युवराज राज सिंह को बुलाया। युवराज, हम चाहते हैं कि तुम अपनी बहन की विद्यामता के साथ विजयगढ़ चले जाओ। और जनार्दन ने राजा को सारी बात बताई। सारी बात जानने के पश्चात, ठीक है पिताजी महाराज, मुझे बहनी विद्यामता के साथ विजयगढ़ जाने में कोई आपत्ति नहीं। कुछ दिन आंचलगढ़ में रहने के पश्चात राजा सिंह के साथ विद्यामता वापस विजयगढ़ की ओर चल दी। जब विजयगढ़ पहुंची तो जीत सिंह पर विजय प्राप्त करके विजयगढ़ आ चुका था। महारानी महारानी हो आई अपने पिता के यहाँ? जी महाराज। और युवराज युवराज अजय सिंह विद्यामता के आगमन पर विजय सिंह महल की ओर चल दिए। और कुछ दिनों बाद विद्यामता पति के और भाई के सेगन में खुशी खुशी गुजार दे। एक दिन, महारानी, हमें बता दो, हम प्रीतमगढ़ राजा से युद्ध करने जा रहे हैं। महाराज, मुझे फिर अकेली छोड़कर जा रहे हैं? विजय सिंह मुस्कुराया। महारानी, अब तुम अकेली कहाँ हो? पुत्र अजय सिंह और भाई राज सिंह तुम्हारे पास है और फिर हमारी यादें तुम्हारे साथ रहेंगी। महाराज, आप फिर ठिठोली करने लगे। और विजय सिंह ने उसी समय राज सिंह को बुलाया। युवराज राज सिंह, मैं विजयगढ़ में महारानी विद्यामता की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर प्रीतमगढ़ के राजा से युद्ध करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों की जिम्मेवारी सकुशलता से निर्वाह करोगे। जीजा जी महाराज, वचन देता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेवारी पर ठीक प्रकार से निभाऊंगा। और तब विजयगढ़ का काज राज सिंह को सौंपकर विजयगढ़ की ओर चल दिया।
विजयगढ़ से चल दिया। न जाने महाराज कितने माह बाद स्वदेश लौटेंगे। कुछ दिन और गुजरे। विजयगढ़ के राजकाज सुचारू रूप से संभाल लिया। उसके पास रहने लगे विद्यावती। अकेलापन कुछ दूर हद तक दूर हो गया। दिन में जब विद्यावता अपने महल में बैठी थी, न जाने आज मेरा मन लगन रहा है, चलूं भाई राज सिंह से मिलाऊं, थोड़ा मन बहल जाएगा। और बिना किसी पूर्व सूचना के वह राज सिंह के कक्ष के बाहर पहुंची। महारानी जी आप। पहरेदार देखकर सफेद पड़ गए। महारानी जी आप यहीं ठहरिए, हम युवराज को आपके आने की सूचना देते हैं। नहीं, रहने दीजिए, युवराज को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह राज सिंहासन में घुस गई। और राज राज सिंह के कक्ष में बिल्कुल खाली देख वह आश्चर्यचकित रही। कहाँ गए युवराज? के कक्ष में तो कोई नहीं है। तभी बचाओ बचाओ, कोई इस पापी से बचाओ, यह आवाज लगता है कक्ष में कोई गुप्त कक्ष से आ रही है। और गुप्त गृह में विधिमता को पता नहीं, उसने प्रविष्ट होकर वहां का गुप्त गृह में पहुंची। पापी छोड़ दे। हा हा हा, तुझे भला यहाँ कौन बचाने आ सकता है मूर्ख? ओह मेरा भाई राज सिंह इतना नीचे गिर सकता है, यह मैंने सपने में नहीं सोचा था। वह शेरनी की तरह गरज उठी। राज सिंह। और विद्यामाता की आवाज सुनकर राज सिंह घूमा। दीदी तुम? विद्यामाता के सामने देख राज सिंह के हाथ पांव फूल गए। और विद्यामाता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप चलकर वह बयान युक्ति के पास पहुंची। बहन तुम कौन हो? युक्ति फूट कर रो पड़ी। रो नहीं बहन, चुप हो जाओ और अपने विषय में बताओ। किसी तरह युक्ति चुप हुई और उसने अपने सीखते हुए विद्यामिता को बताया। महारानी जी मैं विजयगढ़ की हूँ। राज सिंह के आदेश पर सैनिक मुझे यहाँ उठा लाए। ओह महारानी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। प्रजा पर इस प्रकार अत्याचार करना राज परिवार का यही धर्म है? बहु बेटियों की कुदृष्टि डालना, क्या यही आपका शिष्टाचार है? सबसे पहले विजयगढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर यह अनाचार क्यों? युक्ति के कथन सुनकर विद्यामाता की गर्दन शर्म से झुक गई और युक्ति के प्रश्न का जवाब दे, देते न बना। उसने वहीं पड़ी एक कपड़ा उठाया, उसे ऊपर डालती हुई कहा, बहन मुझे खेद है कि तुम्हारे साथ यह दुर्घटना घटी। आओ तुम अपने घर जा सकती हो। युक्ति चुपचाप गुप्त गृह की सीढ़ियों से चल दी। और तब विद्यामिता ने राज सिंह से कहा, राज सिंह तुम मेरे साथ ऊपर चलो। राज सिंह चुपचाप उसके पीछे चल दिया। ऊपर आकर कक्ष में आकर, राज सिंह मुझे तुम्हें ऐसी आशा न थी। तुमने ऐसा करके मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगी? दीदी आप तो व्यर्थ में छोटी बात को तुल दे रही है। राज परिवारों में ऐसा नहीं होता रहता है। मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। चुप रहो बेशर्मो। अपराध करने के पश्चात भी तुम अपराध का एहसास नहीं। क्रोध में विद्यामता ने ताली बजाई। कोई है? अगले ही पल कक्ष के बाहर खड़े पहरेदार कक्ष में प्रविष्ट किए। आज्ञा के महारानी, राज सिंह को पकड़ कर ले जाओ और कारागार में बंद कर दो। पहरेदार के आगे बढ़कर राज सिंह को पकड़ लिया। दीदी आप क्या कर रही हैं? दीदी आप मुझे असलगढ़ से इसलिए अपने साथ लेकर आई थी। विद्यामिता राज सिंह की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। पहरेदारों को पुनः आदेश दिया, पहरेदारों इस नीच को जल्दी नीचे ले जाकर कारागार में बंद कर दो। और पहरेदार खींच कर राज सिंह को कक्ष से बाहर ले गए और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। राज सिंह ने के कृतज्ञ से मेघा विद्यामता का मन बुरी तरह आघात हो उठा। ओह मानव मन कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं। सीधा साधा राज सिंह यहाँ आकर कितना नीचता पर उतर आया। और धीरे धीरे कुछ दिन बीते। विजय सिंह अभी तक विजयनगर गढ़ वापस नहीं लौटा। एक दिन जब विद्यामती उदास उद्यान में बैठी थी, महारानी महारानी क्या हुआ दासी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? महारानी जी एक बुरी सूचना है। कारागार में अधिकारियों को अपनी ओर मिलाकर युवराज राज सिंह कारागार से बाहर आ गए और अब वह नंगी तलवार लिए इधर ही आ रहे हैं। क्या? तो क्या राज सिंह को हमारा वध करने आ रहे हैं? हाँ रानी जी, इससे पहले युवराज राज सिंह यहाँ आ जाए, आप युवराज को लेकर यहाँ से चली जाइए। मैं कायर नहीं हूँ। अति की बात यहाँ से नहीं, भाग कर नहीं जाऊंगी। मैं राज सिंह का मुकाबला करूंगी। महारानी जी
युवराज के सिर पर खून सवार है, आप नियति उसका सामना कैसे करेंगे? तो तू ऐसा कर, सिर दी महल में एक तलवार लिया। आदेश पाकर रानी जल्दी ही महल की ओर दौड़ पड़ी और सिर दी तलवार के साथ ले आई। लो महारानी जी, यह ठीक है, अब तुम जाओ। और दासी भयभीत से लौट गई और कुछ देर बाद राज के उद्यान में प्रवेश किया। आह, वह आ गया है, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और राज सिंह लपकता हुआ उसके पास आ पहुंचा। विद्यामाता मरने के लिए तैयार हो जा। आह, आह, तो अब मैं दीदी से विद्यामाता हो गई। राज सिंह, तू नीचता की परंपरा पार कर चुका है। विद्यामाता, चुप हो जा, तेरे दिन अब पूरे हुए। विजय सिंह विजयगढ़ से दूर है अब, और अजय सिंह को मारकर विजयगढ़ का राजा बनने वाला हूँ। मुझे अदब से बात कर। राज सिंह, बहुत हो चुका, अब तू चुप नहीं रहूंगी। और गरजती हुई विद्यामाता ने तलवार उठाई और अगले ही पल राज सिंह कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा और फिर देर तक तड़प कर उसने प्राण त्याग दिए। और विद्यामाता दो सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, राज सिंह के शव को उठाकर हमारे रथ पर रखकर इसी समय शव को आंचलगढ़ ले जाऊंगी। जोग्य महारानी जी। और कुछ देर बाद वह राज सिंह के शव को रथ पर रखकर आंचलगढ़ की ओर चल दी और वहां आंचलगढ़ में पहुंची। बेटी, तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है? विद्यामाता चुप। रथ की ओर इशारा किया। जयवर्धन ने रथ के पास आया। राज सिंह का शव? व्याकुवका शव वापस लौटकर विद्यामाता के पास पूछा। बेटी, राज सिंह को किसने मारा? पिताजी महाराज, राज सिंह को मैंने मारा। मैं ही भाई की हत्यारिन हूँ। तुम क्या कह रही हो बेटी? पिताजी महाराज, मैं ठीक कह रही हूँ। और विद्यामाता ने जय जगान सिंह को पूरे विस्तार से सारी बात बताई। महल में आकर उसने विद्यामाता को बताना शुरू किया। बेटी, यह वह शख्स की कहानी है जिसके तुम्हारे जन्म भी नहीं हुआ था। पिताजी महाराज की मृत्यु के पश्चात मैं आंचलगढ़ की राजगद्दी पर बैठ पूर्ण तय हुआ था। तब मैंने न राजकारी सीख पाया था, न ही राजनीति सीख पाया था। मैं राजा बनते ही पड़ोसी राजा प्रीतगढ़ सिंह ने आंचलगढ़ पर हमला कर दिया। तब मैंने सेनापति रावत को बुलाया और रावत के साथ एक युग को लेकर मेरे पास आया। युवराज, सेनापति महिपत राज्य के राजा महिपाल सिंह आपके दामाद हैं, फिर उन्होंने आंचलगढ़ पर हमला क्यों किया? महाराज, मेरे दामाद आंचलगढ़ पर हमला किया है, यह देखकर मैं शर्मिंदा हूँ। ऐसा करके उसने मेरे माथे पर कालिक पोती है। मैं अत्यंत शर्मिंदा हूँ महाराज। सेनापति, क्या आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? हमें आपकी स्वामी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है। तब आज्ञा दीजिए महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? सेनापति जी, क्या करना? राजा महिपाल सिंह को मुकाबला करने के लिए सेना तैयार करते हैं। और विद्यामाता की सारी बात जानकर जयवर्धन ने कहा, तत्पश्चात पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं बेटी, तुमने राज सिंह को मरवा कर ठीक किया। यह क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? मैं कह रहा हूँ, वह विद्यामाता तुमने कर्तव्य की से गिर राज सिंह को मारकर ठीक किया। तुमने अपने किए की पश्चाताप नहीं कर होना चाहिए। फिर तुम तो एक ऐसी की बेटी हो जिसने वक्त पड़ने पर अपने पिता और पति को मौत के घाट उतार दिया। क्या यह क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? मेरी माँ ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आप तो जीवित है पिताजी महाराज। जनार्दन ने ठंडी सांस ली। बेटी, यह कहानी बहुत लंबी है, आओ महल चलकर तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। चलिए पिताजी महाराज। और सेवकों से राज सिंह के शव को महल में आने का आदेश देकर अजय सिंह उसे महल में ले चला। और महल में उसने विद्यामाता को बताना शुरू किया। बेटी, यह उस समय की कहानी है जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। महाराज की मृत्यु के पश्चात आंचलगढ़ की राजगद्दी पर बैठा पूर्णतः ही हुआ था। तब का राजकारी कार्य भी नहीं सीख पाया था। मेरे राजा बनते ही पड़ोसी राजा महाताब सिंह ने आंचलगढ़ पर हमला कर दिया। सेनापति रावल
को बुलाकर राहुल मैं एक युवक को लेकर मेरे पास आया। सेनापति, महिपालपुर राज्य के राजा महिपालपुर आपके दामाद हैं, फिर उन्होंने आंचलगढ़ पर हमला क्यों किया? महाराज, मेरे दामाद ने आंचलगढ़ पर हमला किया है, यह देखकर मैं उस भी शर्मिंदा हूँ। ऐसा करके उसने मेरे माथे पर कलंक काटी का पोत दिया। शर्मिंदा है महाराज? सेनापति, आप क्यों शर्मिंदा हो रही है? हमें अपनी स्वामी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है। तब तो आज्ञा दीजिए महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? सेनापति जी, करना क्या है? राजा महिपाल सिंह का मुकाबला करने के लिए सेना को तैयार करना है। ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर सेना को तैयार करता हूँ। अरे हाँ, आपके साथ यही यू कौन है और इसकी और मैंने ध्यान से नहीं दिया। महाराज, यही युग कुशल सारथी है। युद्ध में आपके साथ सारथी बनना चाहता हूँ। लेकिन सेनापति जी, इस युग को तो मैं जानता तक नहीं। महाराज, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। सेनापति का कर्तव्य देश के साथ साथ राजा को रक्षा करना भी होता है, इसलिए मेरी यही प्रार्थना माननी होगी। सेनापति, आप आंचलगढ़ के शुभचिंतक हो, मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। और उसी दिन युद्ध आरंभ हो गया। नया सारथी मेरा रथ को युद्ध स्थल लेकर पहुंचा। लेकिन मैं जिस तरफ रथ हाँकते का आदेश देता, सारथी प्राय ही विपरीत दिशा में रथ को ले जाता और जिधर शत्रु की सेना कमजोर पड़ती देखता, उधर ही रथ मोड़ देता। और मैं देखते ही देखते वहां शत्रु का सफाया कर देता। एक साथ साथ ही मैं सा, साथ ही साथ मैं सोचता, यह नया सारथी मेरा आदेश क्यों नहीं मान रहा? मैं जिधर भी कहता हूँ सारथी उस ओर रथ न ले जाकर दूसरी ओर क्यों ले जाता है? साथ ही मुझे खुशी भी होती कि वह अपनी सूझबूझ और चतुराई से शत्रु सेना का सफाया करवा रहा है था। फिर आंचलगढ़ में यह देखकर चौंका कि धीरे धीरे सारथी युद्ध क्षेत्र से रथ निकाल और मैदान के किनारे की ओर दौड़ने लगा। सारथी, रथ को आन लिए जा रहे हो, रथ को रोको रोको। सारथी जैसे मेरे आदेश को सुन ही नहीं रहा था, वह वेग के साथ रथ को चलाता दौड़ता चक्कर काटता हुआ शत्रु सेना के पीछे जा पहुंचा। और फिर उसने रथ जाकर एकदम राजा महिपाल सिंह के सामने रोक दिया और आमना सामना होते ही महिपाल सिंह जूझ पड़ा। आमना सामना होते ही मैं महिपाल पर से जूझ पड़ा। लेकिन कहाँ चतुर महिपाल सिंह और कहाँ मैं अनाड़ी। उसका वार बचाते बचाते रथ से नीचे गिर पड़ा। तब महिपालपुर ने भाले से मुझ पर पहले वार करने वाला ही था कि आह! महिपालपुर चीख मारकर अपने रथ से ढेर हो गया और सिर पर मंडराती मौत ने पलटकर महिपालपुर को निगल लिया था। और महिपालपुर को मरते देख उसकी सेना में भगदड़ मच गई। राजा महिपाल मारे गए, भागो भागो। उन्हें उन्हें खदेड़ता हुआ महिपालपुर तक जा पहुंचा, वहां किले पर अपना झंडा फहरा दिया। उसी समय सेनापति रावल मेरी ओर विजय पर मुझे जयमाला फहराने आया। महाराज, आपकी विजय हुई। सेनापति, यह विजय मेरी नहीं आपकी हुई, आपकी सेना की और वह सारे आंचलगढ़ की है। उसी समय मेरे सारथी ने आगे बढ़कर राहुल राहुल की म्यान से तलवार खींचा। अरे, यह क्या कर रहे हो? चुप रह देशद्रोही! और कहकर उसने एक झटके में तलवार राहुल के पेट में घोंप दी। मैंने कड़क कर सारथी से कहा, यह क्या किया सारथी? तूने इतने बड़े देशभक्त की सेनापति का वध कर दिया। आह! सारथी ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तब मैंने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, देशद्रोही से सारथी को पकड़ लो, इसे दंड मिलना चाहिए। सैनिकों ने आदेश पर सारथी को पकड़कर आगे बढ़े। तभी सारथी ने मुझे हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि मैंने मेरे चित्रार्थ आपके विजय और यश मिला तो देशद्रोही सेनापति के वध का कलंक मेरे माथे पर क्यों? इसका दंड या पुरस्कार भी तो आपको ही भोगना चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा? उसी समय पीड़ा से कराते हुए घायल सेनापति रावल
ने सारथी से कहा, यह तुमने क्या किया चारुलता? चारुलता, यह नाम स्त्रियों का होता है। मैं बुरी तरह चौंक कर सारथी की ओर देखने लगा। इधर राहुल के सारथी ने कहा, आह, क्या इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह राजा बहुमति के साथ किया था बेटी? क्या इसलिए मैंने तुम्हें राजा जयवर्धन का सारथी बनाया था? तुम मेरे धोखे मेरे साथ धोखा किया बेटी। ओह, तो सारथी के वेश में यह रावल की बेटी और मही महिपत सिंह की पत्नी चारुलता है। दूसरी ओर चारुलता ने की घृणा से देखती हुए मुझसे बोली, महाराज, मुझे पुरुष के वेश में आपका सारथी बनाकर आदेश दिया था कि मैं आपके दुश्मनों के बीच फंसा कर मार डालूं, ताकि इस राज्य को हथिया सके। ओ, लेकिन मैंने ऐसा न कर सकी महाराज। तत्पश्चात ने राहुल सिंह को देखती हुई बोली, मैंने अपने मैंने आपके साथ धोखा नहीं किया पिताजी। मैंने अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। आप देशद्रोही थे, आपको इसका दंड मिला है। लेकिन मैं तुम्हारा पिता था चारुलता, कुछ भी कर तुम्हारे भले के लिए कर रहा था। पिता पिता अगर गलत राह पर चल पड़े तो क्या उसकी संतान सत्य का राह छोड़ दे? असलगढ़ की धरती मेरी माँ है। मैं धरती की बेटी हूँ। माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं। पिता पिता का संबंध नहीं भी नहीं। इतना कहकर चारुलता ने सारथी के वेश उतार दिया और वह मुझसे बोली, महाराज, मैंने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया। अब आप मुझे सेनापति राहुल और पति की हत्या का दंड दे सकते हैं। यह तुम क्या कह रही हो चारुलता? तुम अचलगढ़ की सच्ची बेटी हो। हम तुम्हें सजा नहीं, उपहार देंगे। उपहार? हाँ चारुलता, हम तुम अनाथ हो गई हो और तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे हालात में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज से तुम चारू आंचलकृत की गद्दी पे मेरे बराबर में बैठा करोगी। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ चारुलता। मैं तुम्हें विवाह करने, तुम पूर्ण सुहागिन और तुम्हारे जैसी वीर और देशभक्त नारी पाकर अचलगढ़ का राज्य धन्य हो जाएगा। महाराज, चारुलता दौड़कर मेरे कदमों में गिर पड़ी। फिर धूमधाम से के साथ चारुलता से मेरा विवाह हुआ था। और विद्यामता को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात जनार्दन आगे बोला, की कोख में से ही चारुलता की कोख से ही जन्म लिया था बेटी। पर एक ऐसी माँ की बेटी हो जिसने वक्त पड़ने पर सांस से काम करके अपनी मौत के घाट उतार दिया। और तुम राज्य की हत्या तुम राज्य की हत्या करने क्यों दुखी होती हो? पिताजी, मौत की घाट उतार दिया, तुम राज की हत्या करके क्यों दुखी होती हो? पिताजी महाराज, कुछ भी हो, आखिर मेरा भाई था। विद्यामाता, हमें खेद है कि राज सिंह जैसा कुलकर कर्ण की चारुलता की कोख से जन्म लिया। यदि यदि चारुलता की जीवित होती तो आत्मगलीन से प्राण त्याग देती। बिना किसी के शोक प्रकट किए जनार्दन का राज्य अनवष्टि कर दी गई। राज, अगर तू पथ से न भटकता तो इस तरह प्रकार गुमनामी और बदनामी की मौत न मरता। राज सिंह की अंत्येष्टि की हो जाने के पश्चात विद्यामाता ने जनार्दन से कहा, पिताजी महाराज, अब मैं विजयगढ़ वापिस जाऊंगी। महाराज भी वहाँ नहीं है, उनके अनुपस्थिति में ही यहाँ आई हूँ। ठीक है बेटी, तुम विजयगढ़ जाओ। और अजय सिंह के साथ वह विद्यामाता उसी दिन विजयगढ़ की ओर चल दी। एक माह गुजर जाने के बाद प्रीतगढ़ की विजय कर राजा विजय सिंह वापिस विजयगढ़ पहुंचे। देखो रानी, वीरगढ़ के राजा का मुकुट, अब यह हमारा अधिकार है। विद्यामाता ने अरुचि से मुकुट को देखा। यह देखकर, महारानी, क्या बात है? विजय विजय लौटा देखकर तुम पर कोई प्रशंसा नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है महाराज। भला ऐसी नारी कौन होगी अपने पति की विजय की प्रशंसा न होगी? पर महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो महारानी, क्या कहना चाहती हो? महाराज, आप तो हर समय युद्ध स्थली पर लड़ते हुए अपने देश से दूर रहते हैं। अनुपस्थिति में विजयगढ़ का राजकाज बुरी तरह प्रभावित हो गया है। क्यों? क्या राज सिंह ने राजकाज सुचारू रूप से नहीं चला था?
उस चरित्रहीन का मेरे सामने नाम न लीजिए महाराज। तभी दमयंती ने कुकर्म और मृत्यु के बारे में विजय सिंह को विस्तार पूर्वक बताया। विद्या विद्यामता की सारी बात जानकर राज सिंह ने ऐसा किया। हाँ महाराज, उस बेहतरी इसी में है कि आप राज सिंह के लगाए कलंक को धोने के लिए विजयगढ़ में रहकर राजकाज अपने मन लगाएं और अपनी प्रजा का खोया विश्वास लौटा लौटाए। विजय सिंह की सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचकर बोला, विद्यामता तुम्हारी कहना यही सही है। राज्य और राजा प्रजा से होता है। अब राजा प्रजा का ही ख्याल नहीं रखेगा तो वह कैसा और कहाँ का राजा। कोई भी उस पर आदर नहीं करेगा। अतः आज मैं विजयगढ़ रहकर राज का देखूंगा। मुझे खुशी है महाराज, आपने मेरी सही बात का उचित समय पर समझ लिया। उसी दिन विजय नियम रूप से दरबार में जाकर राजकाज देखने लगा और जल्दी ही राज्य में पूर्ण खुशहाली लौट आई। और उसका बदला हुआ रूप देखकर प्रजा खुशी से महारानी विद्यामता भी खुशी थी। समाप्त दोस्तों।